हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। स्वागत करती हूँ कि लगातार आप मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, इतना पसंद कर रहे हैं, इतने पॉजिटिव रिस्पॉन्सेस दे रहे हैं और चीज़ों को समझ रहे हैं। जो मैं आपको एक पूरा तार्किक और विश्लेषण जानकारी आपको दे रही हूँ, उसको आप समझ रहे हैं, इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ और हृदय से आभारी हूँ। आज मैं आपको कुछ बहुत अच्छी चीज़ें बताने वाली हूँ जो आपको सुन के बहुत मज़ा आएगा। पहली बात तो मैं आपको बता दूँ कि हमारे बॉलीवुड के सुपरस्टार आमिर खान और सलमान खान दोनों के लिए आज जो एक तरह से बोल सकते हैं कि प्रॉब्लमेटिक दिन रहा है, क्योंकि आमिर खान जो है टर्की गए थे लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग करने अभी अभी, और वहाँ पर उन्होंने वहाँ के राष्ट्रपति की जो वाइफ है इरदवान मिसेस इरदवान से वो मिले, और मिलने के बाद में काफ़ी सारी तस्वीरें जो इरदवान ने राष्ट्रपति की जो फर्स्ट लेडी वहाँ की है इरदवान, उन्होंने वायरल की। और इसके चलते जो है आमिर खान की काफ़ी निंदा की गई और ऐसा बताया गया कि हमारे क्योंकि टर्की से अच्छे रिलेशन नहीं है भारत के, तो आमिर खान को वहाँ जाके इस तरह से फोटो ऑप्स नहीं कराने चाहिए थे, और टर्की की जो प्रथम महिला है इरदवान राष्ट्रपति जी की वाइफ जो है उनसे नहीं मिलना चाहिए था और इस तरह से फोटो ऑप्स नहीं कराना चाहिए था। और ट्विटर पे जम के ट्रेंडिंग चल रही है, आमिर खान जी की निंदा चल रही है कि आमिर खान ने आखिर ऐसा किया क्यों। बहुत सारे सरकार के जो नेता और कार्यकर्ता कह रहे हैं कि आमिर खान को वहीं रख लीजिए टर्की में, और हमें आमिर खान की कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरह से अर्श से लेके फर्श तक किस तरह से सरकारी लोग गिरा देते हैं, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपको सीखने को और समझने को मिलेगा। और उन्होंने ये भी कहा है कि अपनी मूवी भी जाकर वहीं रिलीज़ कर ले टर्की में, भारत में आपके लिए कोई जगह नहीं है, आपकी मूवी यहाँ पर रिलीज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरह की खबरें जो ट्विटर पे काफ़ी ट्रेंडिंग चल रही है कल से आमिर खान जी के बारे में, आप लोगों ने सुन रखा होगा इसके बारे में। और मुझे नहीं लगता कि आमिर खान क्योंकि एक एक्टर है, और एक्टर जो है एक कला के परिचायक होते हैं और उनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं होता है। कला जो है राजनीति को हर मोड़ पे जोड़ने का ही काम करती है। हर मोड़ पे जो है कलात्मक चीज़ें जो है राजनीति को एक सौहार्दपूर्ण माहौल में ले जाती है और राजनीतिक रिश्ते सही करने की कोशिश करती है। तो मुझे लगता है कि आमिर खान जी को जो वहाँ पर गए थे टर्की और एक वहाँ की फर्स्ट लेडी से मिलना, मेरे ख्याल से कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और इसमें ऐसी किसी तरह की नाराज़गी उनके प्रति बताने की किसी को कोई ज़रूरत नहीं थी। फिर भी ऐसा हुआ और पता नहीं वो किस तरह से डील कर रहे होंगे। हालांकि तस्वीरें जो है आमिर खान जी ने वायरल नहीं की, तस्वीरें जो है वहाँ की प्रथम महिला इरदवान जो मैं बता रही हूँ उन्होंने वायरल की है। फिर भी जो है उनकी जम के ट्रोलिंग चल रही है। और नंबर 2 हम सलमान खान जी की बात करेंगे तो सलमान खान जी के लिए उनकी मर्डर की साजिश चल रही थी। एक पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में चलने वाला एक बहुत अच्छा मशहूर गैंग है लॉरेंस बिश्नोई गैंग के द्वारा सलमान खान को मारने की साजिश बताई जा रही है। पुलिस ने जो रेकी करने वाला उनका एक गैंग का जो हिस्ट्री शीटर था, शार्प शूटर था, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। और उसने बताया है, उसका नाम राहुल उर्फ सागा उर्फ गागा कुछ उसका नाम बता रहे हैं। उसने बताया कि मैंने 2 बार लॉकडाउन के चलते 2-3 बार मैंने रेकी की, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा था तो उनका मर्डर करना जो है हम लोगों के लिए पॉसिबल नहीं हो पाया, लेकिन उनके मर्डर के लिए मैं जो है 2 से 3 बार रेकी करके आ चुका हूँ। और राहुल ने ये भी बताया कि उनके जो है उन पर जो है हमारे गैंग जो है नाराज़ है, और उनकी जो मर्डर की साजिश है पिछले हम लोग 7-8 महीनों से हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन था इसलिए हम लोग मर्डर को अंजाम नहीं दे पाए। तो इस तरह से सलमान खान जी के लिए खबरें उठ के सामने आ रही है, और पुलिस ने रेकी करने वाले बंदे को, जो लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप का जो बंदा है, उसको गिरफ्तार कर लिया है, और ये चीज़ सामने आ रही है। और मुझे नहीं लगता कि इतने अच्छे सुपरस्टार जो 30-35 सालों से काम कर रहे हैं और इतना अच्छा बैक टू बैक परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं, इतना अच्छा पब्लिक को एंटरटेन कर रहे हैं, और इतना अच्छा जो है बिल्कुल पब्लिक के लिए मसाला परोस रहे, उनसे किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है। सच में बहुत ही चिंताजनक चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें उठ के सामने आ जाती है। मेरे ख्याल से सलमान खान को बच्चा बच्चा हमारे देश का बहुत प्यार करता है। उनकी सारी हरकतों को जो है चाहे कुछ भी हो, पब्लिक तालियां और सीटियां बजा के वेलकम करती है। तो मेरे ख्याल से इस तरह के सुपरस्टार के लिए किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी, फिर भी कुछ कहा नहीं जा सकता। और आमिर खान जी तो बेचारे मौके के शिकार हो गए हैं। खैर, हम लोग दोस्तों बात करते हैं चाइना और अमेरिका की, कि चाइना अमेरिका से नाराज़ क्यों, अमेरिका चाइना से नाराज़ क्यों है, ये आपको मैं तसल्ली से बता दूं।
चाइना हमेशा से ही अमेरिका से नाराज रहा है। अमेरिका की जो तरक्की है, अमेरिका के जो इंडस्ट्रीज है, अमेरिका के जो रेवेन्यूज है, जीडीपी है, हर तरफ से चीन को जो है अमेरिका से प्रॉब्लम रही है। इस बार भी जो है चीन को अमेरिका से प्रॉब्लम है, क्योंकि अमेरिका ने अपने जो मैंने बताया था आपको पिछले कुछ वीडियोस में कि 90 उसके जो F-16 करके जंगी विमान है, अमेरिका ने ताइवान को देने के लिए प्रॉमिस किया है, और ताइवान ने 65 का पेमेंट भी कर दिया, 65 विमानों का पेमेंट भी कुछ कर दिया है, और अमेरिका से ताइवान जो है 90 विमान ले रहा है, जिसको लेके चाइना बहुत ही ज़्यादा आक्रोशित है, और बहुत ज़्यादा एक आक्रामक ट्वीट चाइना की तरफ से देखने को मिलता है। और चाइना ये कह रहा है कि हमारे जो J-20 विमान की उन्होंने भी व्यवस्था करके रखी है चाइना ने, और चाइना ने कहा कि कोई भी कंट्री हो, हमारे J-20 विमान जो है उनको फाइटर जेट जिनको हम कहते हैं नॉर्मली, उन फाइटर जेट्स को हराना पॉसिबल नहीं है किसी भी कंडीशन में, चाहे कोई कहीं से भी कैसा भी लड़ाकू विमान लेकर आए, लेकिन हमारे J-20 चाइनीज फाइटर जेट्स को हराना बहुत ही मुश्किल है। और चाइना बहुत ही आक्रोशित है, और आपको पता है चाइनीज वायरस की वजह से ट्रम्प साहब जो है बहुत बुरी तरह से चाइना से नाराज हैं, और कह रहे हैं उनके, अभी तो मैंने बताया आपको उनके पिछले वीडियोस में उनके ब्रदर रॉबर्ट ट्रम्प की भी मृत्यु हो गई है कोरोना वायरस के चलते, और वो बहुत ज़्यादा दुखी है इस वायरस के चक्कर में। पूरी दुनिया दुखी है, लेकिन चाइना दुखी नहीं है, क्योंकि चाइना पे तो पूल पार्टी चल रही है। आप देखिए चाइना के वुहान शहर, जहाँ पे पिछले साल दिसंबर में खबरें आई थी कोरोना वायरस की, वुहान शहर में तो पूल पार्टी चल रही है, बाकायदा बहुत सेलिब्रेट किया जा रहा है। वहाँ पर एक माया बीच करके एक जगह है, माया बीच करके एक वहाँ पर एक पूरा वाटर पार्क है, वहाँ पर लड़कियाँ, बच्चे, और मतलब एक अलग ही माहौल दिख रहा है। वहाँ पे कहीं सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, कहीं मास्क नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, पूरा मतलब बिल्कुल खुशनुमा माहौल है, और लेडीज की एंट्री पे तो 50% ऑफ भी है, और जितनी कैपेसिटी है वहाँ पर उस वाटर किंगडम की, उससे कहीं ज़्यादा, मेरे ख्याल से 50% से ज़्यादा लोग वहाँ पे नज़र आते हैं। और बताया जा रहा है कि 50% से ज़्यादा लोग वहाँ पे, मतलब जितनी कैपेसिटी उससे भी ज़्यादा बढ़ के 50-60% बढ़ चढ़ के लोग वहाँ पर आए हैं, और काफ़ी अच्छे विजुअल्स देखने को मिल रहे हैं, काफ़ी एकदम एंटरटेनिंग विजुअल्स देखने को मिल रहे हैं, काफ़ी कलरफुल विजुअल्स देखने को मिल रहे हैं। तो चाइना का क्या सीक्रेट है वो पूरी दुनिया जानने में लगी हुई है, कि चाइना आखिर ऐसे सीक्रेट्स कैसे नए नए लेकर आता है। अगर चाइना के वुहान शहर से कोरोना निकला था, तो मेरे ख्याल से अभी सबसे ज़्यादा डेंजरस चीज़ें वहाँ पर होनी चाहिए। वहाँ पर इस तरह की सोशल डिस्टेंसिंग, ये मतलब सोशल गैदरिंग जो है नहीं होनी चाहिए थी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होना चाहिए था, लेकिन जो मिसिंग लग रहा है कहीं ना कहीं, तो मुझे लगता है चाइना कहीं ना कहीं जो है मिस्ट्रीज अपने पास रख रहा है, और इस तरह का मिस्टीरियस जो चाइना का बिहेवियर है वो काफ़ी हद तक अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रम्प को नाराज करता है, और विचलित करता है, रेस्टलेस करता है, और दुखी भी करता है। और ट्रम्प साहब का कहना है कि मैं चीन को नहीं छोड़ूंगा। चीन को तो शुरू से प्रॉब्लम रही है अमेरिका की तरक्की से, और चीन जो है सुपर पावर, वर्ल्ड पावर बनना चाहता है, सुप्रीम पावर बनना चाहता है, जो अमेरिका के होते हुए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि अमेरिका कितना ज़्यादा सिस्टमेटिक और कितना ज़्यादा स्ट्रैटेजिक तरीके से चलता है, ये सब लोगों को, पूरी दुनिया को पता है, इसीलिए अमेरिका का बोलबाला है। खैर, हम लोग दूसरी खबर पे आते हैं कि अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है ट्रम्प, उनकी जो जम के जो है निंदा चल रही है, क्रिटिसिज्म उनके लिए बहुत जोर शोर से चल रहा है, क्योंकि माइकल ओबामा जो है, ओबामा जो प्रायर प्रेसिडेंट थे, उनकी जो वाइफ है, उन्होंने जम के आलोचना की है ट्रम्प साहब की, और ये बताया है कि ये इस लायक ही नहीं है कि वो समझ सके उस एहसास को, जो प्रेसिडेंट के अंदर जो जिम्मेदारी का एहसास होता है। ट्रम्प इज नॉट एलिजिबल फॉर अंडरस्टैंडिंग दैट काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फैक्टर, और उनकी जम के आलोचना की हुई है। और उन्होंने ये भी बताया कि एनी रिजेम्बलेंस टू इंडिया इज अ जस्ट कोइंसिडेंस, मतलब जो मिशेल ओबामा जी है, जो लेडी मिशेल ओबामा, जो ओबामा जी की जो एक्स प्रेसिडेंट ओबामा जी की वाइफ है, उन्होंने बताया है कि एनी रिजेम्बलेंस टू इंडिया इज जस्ट अ कोइंसिडेंस, मतलब हमारे देश को भी, हमारे यहाँ की लोकतांत्रिक व्यवस्था जो तितर बितर हो रही है, हमारे यहाँ की लोकतांत्रिक व्यवस्था जो बिल्कुल एकदम जिसकी बैंड बज चुकी है, जो बिल्कुल चरम पे हमारे यहाँ की
लोकतांत्रिक व्यवस्था और हमारे यहाँ पे लोकतंत्र की जिस तरह से हत्या हो रही है, लोकतंत्र की हत्या के चलते सब पूरी दुनिया की नजर हमारे ऊपर है। और फिर वो कश्मीर का मुद्दा और फिर लद्दाख में चीन का आना और फिर लॉकडाउन और जिस तरह से हमारी जीडीपी -3.28 हो गई है, मेरे ख्याल से पूरी दुनिया को पता है। तो वो भी यही बताना चाह रहे हैं कि मिशेल ओबामा जी भी यही बताना चाह रहे हैं कि एनी कोइंसिडेंस टू इंडिया इज जस्ट अ कोइंसिडेंस में भी वो मोदी जी की तरफ इनडायरेक्टली इंडिकेट कर रही है। पता नहीं, मुझे शायद आप लोग बेहतर समझ पाए। उनके साथ साथ में जो हमारे यहाँ पर एक न्यूज़पेपर है टेलीग्राफ करके, मैं जिसके बारे में आपको अक्सर बताती हूँ, वो बहुत ही फेमस और बहुत ही रिनाउंड और बहुत ही रिस्पेक्टेबल जो न्यूज़पेपर है टेलीग्राफ ने भी एक लीडरशिप करके एक हेडलाइन डाली है, जिसमें वो लीडरशिप में बिना कुछ कहे हमारे यहाँ की लीडरशिप को वो इंडिकेट कर रही है। और हमारे यहाँ की लीडरशिप का भी ट्रम्प साहब की तरह ही मजाक उड़ाया जा रहा है। मतलब ऐसा कहते हैं कि दो लोग जो है सेम बोट में सेल कर रहे हैं, दो लोग जो है सेम पीस ऑफ द पॉड है, और वो कौन से दो पीस की बात है। और मेरे ख्याल से ट्रम्प जी और ओबामा जी दो पीस हो गए सेम पॉड के। तो मेरे ख्याल से आप लोग समझ जाएंगे कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ। तो इस तरह से ट्रम्प साहब की जो है जिस तरह से एक फ्लॉप उनको प्रेसिडेंट बताया गया है, वहां पर हम लोग कह सकते हैं फ्लॉप, हमारे देश में फ्लॉप नहीं कह सकते, क्योंकि आपको तो पता है आजकल हमारे देश में किसी को फ्लॉप या हिट कहना बहुत ही ज्यादा सिरदर्द का इशू बन जाता है, बहुत ज़्यादा परेशानी का सबब बन जाता है। क्योंकि फिर आपके पीछे जो है सबके सारे डिपार्टमेंट जो है सब कुछ काम छोड़ छाड़ के आपके पीछे बुरी तरह से तसल्ली से लग जाते हैं। तो आपके देश में तो आप ऐसा कुछ नहीं कह सकते। अमेरिका है, वो अमेरिका वहाँ की लोकतांत्रिक व्यवस्था की जो है पूरी दुनिया में मिसाल है। और वहाँ पे लोकतांत्रिक व्यवस्था, वहाँ के पत्रकार, वहाँ की जो बेबाकी जो है पत्रकारों की, वहाँ की जो पब्लिक की बेबाकी है, सच में तारीफ काबिल है। और लोकतंत्र में सवाल तो सवाल पूछना चाहिए और निशाने तो साधने ही चाहिए। क्योंकि कोई भी प्रेसिडेंट होता है या कोई भी प्राइम मिनिस्टर अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था का है तो राजा तो होता नहीं है, वो पब्लिक का चुना हुआ नुमाइंदा होता है। तो हमारे यहाँ पे पता नहीं कुछ अंधभक्त राजा समझ लेते हैं और अपने आप को प्रजा समझ लेते हैं। और जिस तरह से वो अपने आप को प्रजा समझ लेते हैं, प्रजा समझने की वजह से ही लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो है प्रजा का शोषण हो जाता है और जो चीजें जो है टू द टिक नहीं चल पाती है। तो ये सारी जो खबरें समझ में आ रही है। और ऐसा बताया गया कि बीजेपी के लिए बहुत बुरी खबर है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एमपी में जो है शिवराज सिंह चौहान की सरकार में जो है विधानसभा के अध्यक्ष को जो है नोटिस दिया है कि जो भी कांग्रेस से विधायक आए हुए हैं, अभी पिछले दिनों कोरोना में अप्रैल मंथ में हुआ है, सरकार गिरी है, कांग्रेस की और बीजेपी की सरकार आई है। तो उनका कहना है कि जो कांग्रेस के जो नेता आए हुए हैं उनको एकदम से विधायक की पोस्ट कैसे दे। सुप्रीम कोर्ट ने विधायक की पोस्ट देने पे नए जो ट्रांसफॉर्म्ड जो बीजेपी में आए हैं विधायक, तो काफी निंदा की है कि जो विधायक नए आए हैं कांग्रेस से, उनको बीजेपी में आते के साथ ही उनको कैसे नेता बना दिया गया, उनको कैसे बड़े बड़े ओहदे दे दिए गए, उनकी पार्टी ने उनको ओहदे नहीं दिए, वो उतने बड़े ओहदे कैसे दे दिए। सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो जम के जो फटकार लगाई है शिवराज सिंह चौहान की सरकार के विधानसभा अध्यक्ष को। तो ये चीज सुनने में आ रही है। और एमपी में और भी एक खबर चल के आ रही है कि शिवराज सिंह चौहान जी ने अनाउंसमेंट कर दी है। मतलब हरियाणा पंजाब की बात तो समझ में आती थी, लेकिन अब एमपी में शिवराज सिंह चौहान ने भी अनाउंसमेंट कर दी है कि एमपी में जो जॉब्स है, गवर्नमेंट जॉब्स है, वो सिर्फ एमपी के ही लोगों के लिए सिक्योर्ड होंगे। तो इस पे जो है काफी ट्रेंडिंग चल रही है। और उमर अब्दुल्ला साहब ने बताया है कि जब जम्मू कश्मीर में जॉब निकलती है तो पूरे देश को जम्मू कश्मीर में जॉब चाहिए, लेकिन जब एमपी में निकलती है, जब हरियाणा में निकलती है, जब पंजाब में निकलती है, तो सिर्फ उन्हीं लोगों को चाहिए। ऐसा क्यों? तो मेरे ख्याल से कुछ वकीलों को या कुछ लॉ जानकारों को इसकी सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर करनी चाहिए। और यूपी के और बिहार के सीएम भी शायद सामने आएंगे, ऐसी बात सुनने में आ रही है। और वो भी यूपी और बिहार के सीएम भी जो है अब जाने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट इस अनाउंसमेंट की उपेक्षा करने के लिए, जो शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि एमपी में सिर्फ एमपी के ही लोगों को जॉब मिलेगी। तो ये चीज जो है एक एमपी की दूसरी खबर बढ़ चढ़ के सामने आ रही है। हालांकि हमारा पूरा भारतवर्ष है, तो किसी भी राज्य में किसी भी राज्य का बंदा जा सकता है, जॉब कर सकता है। अगर वो भारत देश का निवासी है तो उसमें राज्य की कोई सीमा उसको नहीं बांध सकती। ये बात तो उतनी ही सत्य है। मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट भी इस फेवर में सही जजमेंट देगी। दूसरी चीज एक समझ में आ रही है
कि जो विपक्ष है, विपक्ष जो है बहुत ज़्यादा अपने अड़ गया है, अपनी बातों पे अड़ गया है, और विपक्ष ने बहुत ज़्यादा जो है पीएम केयर्स फंड को लेके आवाज़ उठाई, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। लेकिन अब इस बार कहा जा रहा है कि जो पीएम केयर्स फंड है उसको जो है, हमारे पास में 2 और फंड पहले से पड़े हुए थे। एक तो एनडीआरएफ फंड था, एक एनडीआरएफ फंड है, एक पीएम एनआरएफ फंड है। एनडीआरएफ फंड को कहते हैं नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड, एनडीआरएफ। और एनडीआरएफ के अलावा एक हमारे पास में दूसरा फंड भी है जो पीएम नेशनल रिलीफ फंड होता है। तो एनडीआरएफ और पीएम एनआरएफ फंड है। जब दो फंड ऑलरेडी थे तो पीएम केयर्स फंड को बनाने की क्या जरूरत थी लॉकडाउन के पहले? ये मतलब मार्च में ही बनाया गया ये फंड, पीएम केयर्स फंड। तो ऐसी क्या जरूरत आ गई प्रधानमंत्री जी को कि पीएम केयर्स फंड इस तरह से बनाना पड़ा? विपक्ष का ये मानना है कि ये जरूर कुछ ना कुछ मतलब कुछ छुपाने वाली बात है, क्योंकि पीएम केयर्स फंड का ऑडिट भी जो है वो पर्सनल ऑडिटर कर रहा है, उनका पर्सनल ऑडिटर कर रहा है। उसकी नियुक्ति कैसे होगी, उसको कौन नियुक्त करेगा, वो किसके लिए काम करेगा, किसका बंदा होगा, और इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। तो क्योंकि उसके बारे में कुछ पता नहीं है तो और जो हमारे एनडीआरएफ है और हमारे जो पीएम एनआरएफ फंड है उसमें जो सीएजी है और जो ऑडिट उसका सरकारी हिसाब किताब होता है वो सीएजी करता है। तो जब सीएजी कर रहा था सरकारी हिसाब किताब, तो उस फंड में पब्लिक से डोनेशन क्यों नहीं लिया गया? पब्लिक से उसमें डोनेशन पीएम केयर्स फंड बना के अलग से क्यों लिया गया? तो इसके बारे में काफ़ी सवाल उठाए जा रहे हैं। तो होपफुली शायद प्रधानमंत्री जी जो है पीएम केयर्स फंड का पैसा जो है वो एनडीआरएफ या पीएम एनआरएफ में डाल देंगे, ऐसा समझ में आ रहा है। मेरे ख्याल से ऐसा होने वाला तो नहीं है, लेकिन इस तरह की खबरें उठाई जा रही है, क्योंकि ऐसा सुनने में आ रहा है कि जो चाइनीज कंपनी है उन्होंने उस समय पे 500 करोड़ रुपए हमारे पीएम केयर्स फंड में दिए, जिस समय हम चाइनीज सोल्जर ऑलरेडी हमारे देश की सीमा में घुस चुके थे। जो चाइनीज सोल्जर ऑलरेडी हमारे देश की सीमा में, सरहदों में घुस के हमारे तंबू गाड़ चुके थे, हमारी पेंगोंग, डेप्सोंग, गालवान घाटी में, लद्दाख में। और लद्दाख में ऑलरेडी 40 किलोमीटर का एरिया में जो है पब्लिक जो है जाने आने का, पब्लिक को जब चेतावनी दे दी थी कि पब्लिक बाहर ना निकले और इस 40 किलोमीटर के एरिया में पब्लिक ना जाए, इस तरह की जब खबरें आ रही थी, उसी समय खबर ही उठ के आई थी कि चाइना की कुछ कंपनियों ने ज़ाओमी और माइक्रोमैक्स और कुछ और इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज ने 500 करोड़ रुपए जो है पीएम केयर्स फंड में दिए हैं। तो ये किस तरह की नई मिस्ट्री जो है, चाइना की तरह मिस्टीरियस जॉब जो है हमारे सरकार के जो प्रधानमंत्री, हमारे फेवरेट प्रधानमंत्री मोदी जी जो है कर रहे हैं, तो ये चीज़ भी जो है निकल के सामने आ रही है मेरे ख्याल से। और ऐसा होना नहीं चाहिए था। खैर कुछ नहीं कहा जा सकता, ऐसा हुआ है और होता रहा है मेरे ख्याल से 6 साल से। और बहुत सारे लोग जो है मानने को तैयार नहीं है, बहुत सारे लोग समझने को तैयार नहीं है, बहुत सारे लोग जो है डाइजेस्ट करने को तैयार नहीं है कि उनके मोदी जी, उनके प्रिय मोदी जी, जिनके पास में हर चीज़ का संजीवनी बूटी, हर चीज़ का एकदम रामबाण इलाज और जवाब तैयार होता है, वो ऐसा कभी कर सकते हैं? क्योंकि इस सरकार में जो कहा गया था, जो पूरी मैनिफेस्टो था, वो मैनिफेस्टो में से कुछ भी क्लियर तो किया नहीं सरकार ने, उल्टा प्रॉब्लम्स 50 तरह की प्रॉब्लम्स जो है सरकार ने पैदा कर दी। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? सब हम लोगों को जवाब जानना चाहिए, जवाब मांगना चाहिए मेरे ख्याल से। और हम लोगों को समझने की ज़रूरत है कि आखिर हमारे देश में, हमारी भोली भाली जनता के साथ में ऐसा क्यों हो रहा है, उनकी जॉब क्यों चली गई है। कोरोना की वजह से रोज़ हमारे देश में इतने सारे नए 55-60 हज़ार मामले सामने आ रहे हैं और हम लोग पीएम केयर्स फंड में पैसा लेके पार्टी के लिए बैठ गए हैं। तो मेरे ख्याल से ये तो बहुत बड़ा, मतलब सबसे ज़्यादा चिंता का विषय है, बहुत ज़्यादा निंदा का विषय है कि जहाँ पर तो आपके 55,000 मामले रोज आ रहे हैं, 53,000 मामले आ रहे हैं, 60,000 मामले आ रहे हैं, 58,000 मामले आ रहे हैं रोज कोरोना के। मतलब कोरोना के डिजास्टर मैनेजमेंट में हम लोग बिल्कुल ही फेलियर साबित हो गए हैं और हमको मानना पड़ेगा। लेकिन हमारे सरकार के कुछ मंत्री है और कुछ प्राइम मिनिस्टर जी को भी आप देखिए, बात ही नहीं करते कोरोना की, बात ही नहीं करते चाइना की प्रॉब्लम्स के बारे में, तो बात ही नहीं करते, सिर्फ वीर रस से भरे हुए भाषण देते हैं। ऐसा मेरे ख्याल से वीर रस से भरे हुए भाषण देने से कुछ नहीं होता है, और वीर रस के भाषण तो कोई भी दे सकता है।
तो वीरस के भाषण ना दीजिए। प्रधानमंत्री मोदी जी, आप प्लीज़ सामने आके बताइए कि पीएम केयर्स फंड जो है कब पीएम एनआरएफ फंड में और एनडीआरएफ फंड में जाने वाले हैं। तो ये हम लोगों को जानना पड़ेगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कोरोना के जो मामले हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। अभी तक जो है देश में बता रहे हैं कि कोरोना की वजह से 54,000 लोगों की जो है मृत्यु हो गई है कोरोना की वजह से। और इतनी ज़्यादा मृत्यु जो है बहुत ज़्यादा, मतलब इस महीने की बात मैं कर रही हूँ, तो इतनी मृत्यु सामने आ रही है। और 6 लाख एक्टिव पेशेंट्स है अभी तक। 6 लाख कोरोना के एक्टिव पेशेंट्स होने के साथ साथ में आज तक के जो कोरोना संक्रमितों के जो आंकड़े हैं वो 28 लाख हो गए हैं, मेरे ख्याल से 28 लाख के आसपास हो गए हैं। तो इस तरह से जो कोरोना का कहर बढ़ रहा है, उस समय जो है डिजास्टर मैनेजमेंट फंड की जो राशि है वो वास्तव में डिजास्टर मैनेजमेंट करने के लिए लगनी चाहिए थी, जो कि नहीं लगी है। और इससे बड़ा जो है एक झटका जो है जनता के लिए कुछ नहीं हो सकता, और सरकार की इससे बड़ी निंदा कुछ नहीं हो सकती कि जब आपके पास में डिजास्टर मैनेजमेंट की राशि है तो डिजास्टर मैनेजमेंट क्यों नहीं किया गया। डिजास्टर मैनेजमेंट की जब राशि थी तो डिजास्टर मैनेजमेंट कहाँ है। डिजास्टर तो बढ़ता ही जा रहा है, नौकरियों पे डिजास्टर, नौकरियों वाला डिजास्टर है, बेरोजगारी का डिजास्टर जिसको हम कहते हैं, वो भी मैनेज नहीं हुआ। ठीक है, एमएसएमई जो है सब डब्बा गोल हो गया है, कहीं पे पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, लोग सब अपना बंद करके बैठे हैं। लोन देने को बैंक के तैयार है, लेकिन लोग लोन लेने को तैयार नहीं, क्योंकि जब बिजनेस ही डब्बा हो गया है तो लोन को पैसा लेके लगाएंगे किसमें, घर में बैठ के तो नहीं खाएंगे। कोरोना के मामले में यही, चाइना के मामले में यही, पाकिस्तान को हम लोग कुछ नहीं कह पा रहे हैं, नेपाल को कुछ नहीं कह पा रहे हैं, भूटान में जो हमारे बाढ़ का इशू था, भूटान ने भी हमारे पानी को आने से रोक दिया। तो हम इस तरह से जो है हर तरह से फेल होते नजर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है हम लोग बढ़ चढ़ के सामने आ रहे हैं। खबर तो ये भी आ रही है कि दिल्ली के जो कुछ हॉस्पिटल्स है, एक तो राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, उसके बाद में 1-2 हॉस्पिटल और आकाश हेल्थ हॉस्पिटल है, और 2-3 हॉस्पिटल्स और सफदरजंग हॉस्पिटल है। जो कोरोना के पेशेंट्स जो ठीक हो गए थे उनको वापस कोरोना हो गया है, मतलब जो पेशेंट्स को कोरोना से निजात मिल गया था उनको वापस कोरोना हो गया, मतलब वो फिर से री इन्फेक्टेड हो गए कोरोना से, जो खबर सामने आ रही है। और अगर ऐसा ही होता रहा तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही सेंसेशनल सब्जेक्ट है जिसके बारे में हम बात हमें करना चाहिए। हम बात नहीं कर रहे हैं सेंसेशनल सब्जेक्ट के बारे में, बजाय हम हिंदू मुस्लिम बैठ के कर रहे हैं, किसी को जयचंद कह रहे हैं, किसी को एंटी मुस्लिम कह रहे हैं, किसी को एंटी हिंदू कह रहे हैं, बस हम इतना ही कर रहे हैं न्यूज चैनल्स पे बैठ के। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब कोरोना के संक्रमितों के आंकड़े वापस से आ रहे हैं तो सरकारें झूठ क्यों बोलती है कि हमने कोरोना का इलाज कर दिया, हमने कोरोना का इलाज कर दिया, जबकि कोरोना का इलाज तो कहीं पर हुआ ही नहीं है, और कोरोना का इलाज किसी को आता ही नहीं है। और ना ही हमारी वैक्सीनेशन जो 15 अगस्त को लॉन्च होने वाली थी, वैक्सीनेशन भी हमने, कोरोना की वैक्सीन भी हमने जो है लॉन्च नहीं की 15 अगस्त पे। जब वैक्सीनेशन नहीं है, कोरोना के पेशेंट दोबारा से आ रहे हैं, तो फिर फंड जो है वो नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड में क्या कर रहा है, फंड को बाहर निकलने की जरूरत है, और सारे दवाइयाँ बांटनी चाहिए, मेरे ख्याल से विटामिन सी बांटनी चाहिए, जिससे इम्यूनिटी पावर बढ़े, गरीबों को अमीरों को, चाहे जो सरकार की तरफ से इम्यूनिटी बूस्टर्स जो है बांटने चाहिए, मेरे ख्याल से मल्टीविटामिन्स बांटने चाहिए। सिर्फ चना और चावल से मेरे ख्याल से न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, खैर डाइटिशियन से पूछना चाहिए मेरे ख्याल से। कुछ आपके पास में अगर डाइटिशियंस होंगे, अंधभक्तों के पास में खासतौर पर अगर डाइटिशियंस होंगे, तो उनको पूछना चाहिए कि क्या ऐसा संभव है। अगर होता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर ऐसा संभव है तो। और हमारे यहाँ पे लगातार इतने ज्यादा कोरोना के पेशेंट सामने आ रहे हैं, 60,000 70,000 पर डे कोरोना के पेशेंट सामने आ रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये बहुत 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 चिंता का विषय है और ऐसा नहीं होना चाहिए था। हालांकि आगे बात करते हैं हम लोग की, दिल्ली में भी ऐसा हुआ है कि दिल्ली मेट्रो कोऑपरेटिव प्राइवेट लिमिटेड जो है, जो रेलवेज कोऑपरेटिव लिमिटेड जो है दिल्ली में, मेट्रो की बात कर रही हूँ, उन्होंने भी अपने एम्प्लॉयज़ की 50% सैलरी काटने का निर्णय लिया है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर जनता के पास पैसा नहीं रहेगा तो किसी भी हिसाब से जीडीपी को दुरुस्त नहीं किया जा सकता है, किसी भी हिसाब से जो है देश की इकोनॉमी ठीक ठाक नहीं की जा सकती, क्योंकि जो एम्प्लॉयज़ मेट्रो में काम करते होंगे मेरे ख्याल से वो सब मिडिल क्लास होंगे। अगर मिडिल क्लास के पास से अगर पैसा निकाल लिया जाएगा, नहीं रहेगा मिडिल क्लास के पास में पैसा, तो मुझे नहीं लगता कि देश की इकोनॉमी को कोई बचा सकता है। ऐसे ही बहुत सारे सेक्टर्स में डीए काट लिया गया है, कहीं पर 80% सैलरी दी जा रही है, कहीं पे प्राइवेट में तो 40% ही सैलरी दी जा रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरे ख्याल से कोरोना त्रासदी में
इकोनॉमी की त्रासदी, एक नई त्रासदी आने वाली है। मैंने आपको पिछले कुछ वीडियोस में बैंकों के बारे में बताया था कि बैंक्स किस तरह से जो है इनएक्टिव हो चुके हैं और कर्ज पे कर्ज लिए जा रहे हैं। आप पिछले मेरे कुछ वीडियोस को देखिए और शेयर भी कीजिए, आपको पता चलेगा कि बैंक्स की क्या हालत है। और 17 अगस्त को मतलब कल नेपाल और भारत के बीच में बातचीत हुई है। हालांकि जो मेन मुद्दा है, जो नेपाल ने लीबिया धुरिया का इलाका है, जो लिपू लेक का इलाका है, काला पानी का इलाका है, अपने नक्शे में बता के संसद से इशू भी करा दिया, उसको संसद से पास भी करा दिया है और उसमें मोहर भी लगा दी अपने देश की, नेपाल के हिसाब से। क्योंकि आपको पता है कि चाइना जो है नेपाल और पाकिस्तान को शह दे रहा है, तो श्रीलंका को शह दे रहा है। इस तरह से जो सारे देश जो है इसी चक्कर में भारत से दुश्मनी मोल लेने का साहस जुटा रहे हैं। और नेपाल ने जो इस तरह से बातचीत की है, किसी भी तरह से वो लिबिया धुरिया, काला पानी और लिपू लेक का इलाका हमें वापस देने को तैयार नहीं है। और यही चीज़ बढ़ चढ़ के सामने आ रही है और जिसके बारे में नेपाल बात नहीं करना चाह रहा है। फिर भी ब्यूरोक्रेट्स के बीच में बातचीत हुई है। हमारी तरफ से हमारे विदेश मंत्रालय के सचिव जो है विनय मोहन पात्रा है, और उनके भी विदेश मंत्रालय के सचिव ही है मेरे ख्याल से शंकर दास बैरागी, इनके बीच में बातचीत हुई है। और नेपाल ने जो हमारा 335 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया ले लिया है, उसके बारे में ना बात करके स्वतंत्रता दिवस के बारे में बात कर रहे हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है नेपाल के केपी शर्मा ओली ने भी प्रधानमंत्री मोदी जी को स्वतंत्रता दिवस की बधाई, 74वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी थी। मगर फिर भी मोदी जी ने ये नहीं पूछा कि आप हमारा एरिया हमें कब वापस करेंगे, हमारा लिपू लेक का एरिया हमें कब वापस करेंगे, हमारा काला पानी का एरिया हमें कब वापस करेंगे, हमारा लिबिया धुरिया का इलाका हमें कब वापस करेंगे। ऐसा पूछने की मेरे ख्याल से मोदी जी को हिम्मत ही नहीं हुई है। और ये क्या, मोदी जी ने तो कभी इतने शी जिनपिंग जो उनके बेस्ट फ्रेंड है, जो उनके लंगोटिया यार है, उनको कभी फ़ोन लगा कि ये नहीं कहा कि आपका जो सैन्य बल जो यहाँ पर है, आपके जो 10-10 हज़ार सैनिक जो आपने तैनात करके रखे हैं लद्दाख में, लिपू लेक के एरिया में और गालवान में, सॉरी गालवान से तो पीछे हट गए हैं, पेंगोंग सो लेक में, डेप्सोंग में, दौलत बेग गोल्डी की सड़क के वहाँ पे, तो इनको आप कब भगाएंगे, कब ये जाएंगे? ऐसा कभी उन्होंने फ़ोन करके शी जिनपिंग जी से भी नहीं पूछा। तो बाकी तो आप बात ही छोड़ दीजिए मेरे ख्याल से और किसी से इस मैटर में बात करना मेरे ख्याल से मोदी जी को अच्छा ही नहीं लगता है। शायद मोदी जी को वीरस के भाषण ही पसंद है, ऐसा देखने में आ रहा है और ऐसा समझने में आ रहा है कि शायद मोदी जी वीरस के भाषण ही दे पाएंगे और इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। और ये भी सुनने में आ रहा है कि यूएई का और यूएई के साथ में इजराइल का एक बहुत अच्छा ऐतिहासिक समझौता हुआ है, जिसमें दोनों देशों ने अपनी दुश्मनी भूल के आगे बढ़ने का फैसला लिया है। और इस पे जो है ईरान और भी कई सारे देशों ने नाराज़ी, लेबनान और काफ़ी सारे देशों ने नाराज़ी जताई है। लेकिन फिलिस्तीन ने काफ़ी निंदा की, फिलिस्तीन और अमेरिका ने काफ़ी निंदा की है। अमेरिका भी बहुत खुश है और फिलिस्तीन भी इस बारे में काफ़ी खुश है। और अमेरिका और फिलिस्तीन ने ईरान को चेतावनी दी है कि आप इस मैटर में मत आइए। और ट्रम्प साहब ने काफ़ी खुशी जताई है कि यूएई और इजराइल अगर दुश्मनी भूल के, आपसी रंजिश भूल के अगर दोस्त बन जाते हैं तो हम लोगों को बहुत खुशी है। ऐसा ट्रम्प जी का बधाई संदेश है यूएई और इजराइल के लिए। और जबकि ईरान और दूसरे देश जो है तेहरान दूसरे देशों को बड़ी आपत्ति है इस दुश्मनी को भूलने में। लेकिन एक बहुत ही सुप्रीम काम जो है मेरे ख्याल से तारीफ़ के लायक होगा ट्रम्प साहब ने किया है। मैं चाहती हूँ ऐसे ही कुछ काम मोदी साहब भी हमारे देश के लिए करें और जल्द से जल्द जो है इस तरह के जो आपत्ति वाले इशू है, जो चाइनीज़ इशू है, जो चाइनीज़ आर्मी के हमारे यहाँ पे तैनात होने के इश्यूज़ है, लिपू लेक में तैनात होने के इश्यूज़ है, लद्दाख से वापस ना जाने के इश्यूज़ है, कोरोना का इशू है, बेरोज़गारी का इशू है, बिना देरी करे सरकार को सॉल्व करना चाहिए, जिसमें वीरस के भाषणों की ज़रूरत नहीं है, जबकि वीरता के साथ में काम करने की ज़रूरत है, वीरता के साथ में फ़ोन घुमाने की ज़रूरत है, वीरता के साथ में पैसा बाहर निकालने की ज़रूरत है, वीरता के साथ में कैश फ्लो बढ़ाने की ज़रूरत है। और इसी तरह का काम जो है हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, हालांकि ऐसा हुआ नहीं। देखते जाइए आगे आगे क्या होता है।